नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत शुक्ला आज आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित है। भाषा विज्ञान में जो भाषाओं का वर्गीकरण होता है, इस विषय को लेके हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे उन वर्गीकरण को याद रखें। तो हमने एक ही पेज पे आपको इस वर्गीकरण को समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है ये समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर ही लिखा है भाषाओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो एक मिनट, यस, हाँ, तो ये दो तरह से विभाजन हुआ है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, ठीक है। सभी भाषाएं, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं तो उसको अपने यहाँ के या पाश्चात्य जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं वो दो तरह से विभाजन करते हैं, एक आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण जो है उसका कुछ न कुछ आधार होगा। तो क्या आधार है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आधार इन्होंने यहाँ पे ऊपर में देखिए गिनाया है पदरचनात्मक वर्गीकरण। क्या है? पदरचनात्मक वर्गीकरण, यानी कि आकृति मूलक इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनके शब्दों के या पदों की रचना का एक विशेष कोई न कोई संरचना होगी, एक विशेष संरचना होगी, कुछ न कुछ एक आचार संहिता होगी जिसके आधार पर वे पदों की रचना करते होंगे। तो एक आधार तो ये है पदरचनात्मकता, और दूसरा आधार जो है वो है रूपात्मकता, यानी उनका स्वरूप। तो आकृति से स्पष्ट ही यानी बाह्य स्वरूप, तो उन शब्दों का स्वरूप कैसा हो यह भी आधार है। और तीसरा वो बताते हैं वाक्य रचनात्मकता। क्या है? वाक्य रचनात्मकता, वाक्यों की संरचना कैसे हो, इसके आधार पे भी आकृति मूलक इस वर्गीकरण को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है, पद रचनात्मकता, रूपात्मकता और वाक्य रचनात्मकता। अच्छा, दूसरा जो विभाजन है वह क्या है? पारिवारिक वर्गीकरण। तो पारिवारिक वर्गीकरण में दो चीज़ें प्रमुख रूप से देखी जाती हैं, एक क्या है अर्थ तत्व और दूसरा क्या है रचना तत्व, ठीक है। तो रचना तत्व इसमें भी विद्यमान है, लेकिन एक और जुड़ गया अर्थ तत्व, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखना है, अर्थ तत्व और रचना तत्व, ये पारिवारिक वर्गीकरण में देखा जाता है। तो आज हम जो है आकृति मूलक वर्गीकरण को समझेंगे, पारिवारिक इसके बाद हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है, ठीक है ना। अब देखिए आकृति मूलक वर्गीकरण, ठीक है। आकृति मूलक वर्गीकरण को दो तरह से विभाजित करते हैं, अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। तो इसमें एक शब्द है योगात्मक, ठीक है, और दूसरा है अयोगात्मक। तो योग यानी कि जुड़ना, जुड़ाव। तो किसका योग, किसका संयोग? तो प्रकृति और प्रत्यय का संयोग जिसमें होगा वह होगा योगात्मक, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का संयोग नहीं होगा वह होगा अयोगात्मक, ठीक है। अयोगात्मक में तब क्या होगा? इसमें स्थान की प्रधानता होगी और ये निरवयव होंगी, इसमें कोई अवयव नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अयोगात्मक को ही देख लेते हैं। आइए, क्या है अयोगात्मक? ये नीचे में आइए, अयोगात्मक, ठीक है। अयोगात्मक जो भाषा है, अयोगात्मक में मुख्यतः 6 भाषाएं आती हैं। सबसे पहली भाषा है चीनी, दूसरा है सूडानी, तीसरी भाषा है अनामी, और चौथे में हमने 3 भाषाएं लिख दी हैं, वर्मी, श्यामी, तिब्बती। ध्यान देंगे तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है इन
6 भाषाओं के विभाजन का, तो जो चीनी भाषा है उसमें स्थान और स्वर की प्रधानता होती है, जैसा देखिए सामने लिखा है। और सूडानी जो भाषा है उसमें केवल स्थान की प्रधानता होती है, अनामी में स्वर की प्रधानता होती है, वर्मी, श्यामी, तिब्बती, ये जो 3 भाषाएं हैं इनमें निपात की प्रधानता होती है। अच्छा, योगात्मक भाषा में एक प्रश्न हमेशा आता है कि इस भाषा की जो मुख्य प्रतिनिधि भाषा है वह क्या है, तो चीनी, जो कि स्थान और स्वर प्रधान होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे, कभी भी पूछ सकता है कि मुख्य प्रतिनिधि भाषा क्या है अयोगात्मक भाषा की, तो चीनी। ठीक है, अयोगात्मक हम देख चुके, अब आइए हम देखते हैं योगात्मक भाषा को। क्या देखेंगे, योगात्मक। हाँ, योगात्मक हमने आपको जैसा कि पूर्व में ही बताया कि योगात्मक भाषा जो होती है वो इसमें किन 2 चीज़ों का संयोग होता है, तो प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होता है। तो योगात्मक को पुनः 3 तरह से विभाजित करते हैं। पहला क्या है, अश्लिष्ट, दूसरा अश्लिष्ट और तीसरा प्रश्लिष्ट। ठीक है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट नाम से ही स्पष्ट है। श्लिष्ट यानी कि चिपका हुआ, ठीक है। अश्लिष्ट यानी जो चिपका, जिसमें चिपका न हो। क्या चिपका हुआ, तो बताया इन्होंने विभक्ति, प्रत्यय, समास इत्यादि, ठीक है ना। तो श्लिष्ट में क्या होता है कि विभक्ति चिपकी हुई रहेगी, यानी विभक्ति शब्द से विभक्ति क्या होगी, श्लिष्ट रहेगी, यानी चिपकी हुई रहेगी। और अश्लिष्ट में क्या होगा, प्रत्यय जो होगा उससे चिपका हुआ नहीं रहेगा, अश्लिष्ट होगा, चिपका हुआ नहीं रहेगा। शब्द में जो भी प्रत्यय होगा उसे हम पहचान लेंगे, ठीक है, अलग कर लेंगे। प्रश्लिष्ट यानी अच्छी तरह से चिपका हुआ, यानी जो शब्द में जो समास इत्यादि होंगे वो इस तरह से चिपके हुए होंगे, इस तरह से शब्द में सामासिक पद होगा जिसे समझ पाना थोड़ा कठिन होगा। तो इसमें देखिए हमने तीनों में 3 न्याय लिखे हुए हैं, इसे ध्यान से समझेंगे कैसे। अगर इस न्याय को आप समझ जाएंगे तो इसके अंतर्गत आने वाली भाषाओं को भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है अश्लिष्ट, उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है तिल तंडुलन न्याय, शॉर्ट लिखा है तिल तंडुल न्याय, ठीक है ना। तिल तंडुल क्या होता है, तिल मतलब तिल और तंडुल यानी कि चावल। तिल और चावल को यदि एक जगह रखा जाए और आपको कहा जाए कि इसे अलग अलग करिए तो आप आसानी से अलग कर लेंगे। उसी तरह अश्लिष्ट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं होती हैं उनमें लगे हुए जो प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आसानी से अलग कर लेते हैं, और यह प्रत्यय प्रधान होता है। अश्लिष्ट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रत्यय प्रधान। दूसरा जो हमारा श्लिष्ट है वह नीरक क्षीरन न्याय से समझा जाता है। किससे, नीरक क्षीरन न्याय। नीर मतलब जल, क्षीर यानी दूध, यानी जैसे जल में दूध मिला दिया जाए या दूध में जल मिला दिया जाए, ठीक है ना। तो भाई देख के तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, हाथ से उठाएंगे जल या पिएंगे तो पता चलेगा कि ये दूध तो पतला है, पता चल जाता है कि इसमें जल मिलाया हुआ है। तो जो इस तरह की इसी प्रकार सृष्टि के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं होती हैं वह नीरक क्षीरन न्याय से समझी जाती हैं, यानी इसमें विभक्ति की प्रधानता होती है। अब जो हमारा अगला वो है पड़ाव है वो है प्रश्लिष्ट। इसे हम कैसे समझते हैं, तो दधि घृतन न्याय से। जैसे दधि मतलब दही और घृतन न्याय, घृत यानी घी। जैसे घी जो होता है, दही को आप देखेंगे तो उसमें घी पता चलेगा क्या, नहीं ना, उसके लिए आपको मथना पड़ता है तब जाके दही से घी निकल पाता है। ठीक उसी तरह प्रश्लिष्ट यह जो वर्ग है इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं होती हैं बहुत मंथन करना पड़ता है तब जाके हमें पता चल पाता है इसकी प्रकृति और प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, इसका प्रत्यय क्या है। तो ये प्रायः समास प्रधान होते हैं। प्रश्लिष्ट कैसे होते हैं, समास प्रधान होते हैं, सामासिक पद इसमें आपको अत्यधिक देखने को मिलेंगे। अब आइए हम तीनों के उदाहरण को भी देख लेते हैं। तो आपका यह जो प्रथम विभाजन था अश्लिष्ट, अश्लिष्ट को पुनः हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्या है, पूर्व योगात्मक, एक मिनट, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। क्या है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो पूर्व योगात्मक जो है उसका एक उदाहरण है काफिर। कौन सी भाषा, काफिर, जो कि बांतु परिवार की भाषा है। अब बांतु परिवार क्या होता है, जब हम
पारिवारिक वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे समझेंगे। और एक उदाहरण और है जूलू। क्या है? जूलू। दूसरा जो विभाजन है हमारा मध्य योगात्मक। इसका जो उदाहरण है वह है संथाली, जो कि मुंडा परिवार की भाषा है। अच्छा, संथाली की विशेषता इसमें प्रायः 2 शब्दों के जो है 2 शब्दों के वाक्य पाए जाते हैं। अच्छा, अंत योगात्मक। अगला तुर्की भाषा, इसका उदाहरण है तुर्की, जो कि द्राविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो इसमें हमने परिवार भी लिख दिया है, कौन किस परिवार की भाषा है, इसे हम पारिवारिक वर्गीकरण में पढ़ेंगे। पूर्वांत योगात्मक की यहाँ देखिए हमने 2 उदाहरण दिए हैं, 2 भाषा, मफोर और न्यू गिनी। ठीक है। अच्छा, अब आइए आगे चलते हैं। अगला है श्लिष्ट। श्लिष्ट के उदाहरण देखते हैं। श्लिष्ट को सर्वप्रथम 2 तरह से विभाजित करते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का भी पुनः 2 तरह से विभाजन करते हैं, संयोगात्मक अंतर्मुखी और वियोगात्मक अंतर्मुखी। ये संयोग मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसे पूर्ण रूप इसका क्या पढ़ेंगे? संयोगात्मक, ये वियोगात्मक। ठीक है, यह है संयोगात्मक और यह है वियोगात्मक। अच्छा, संयोगात्मक अंतर्मुखी का जो उदाहरण है वह क्या है? अरबी। ठीक है, और वियोगात्मक अंतर्मुखी का उदाहरण क्या है? हिब्रू। कभी भी पूछ सकता है कि अरबी कैसी भाषा है, तो संयोगात्मक अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा है। ठीक है। अच्छा, वियोगात्मक जो होगा वो हमेशा संयोगात्मक का ही भाग होगा, यानी हिब्रू जो है वह किससे निकली हुई है? अरबी से। ठीक उसी तरह बहिर्मुखी को आइए देखते हैं। बहिर्मुखी का भी 2 तरह से विभाजन है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो इस संयोगात्मक का उदाहरण है संस्कृत, वियोगात्मक का उदाहरण है हिंदी। हिंदी भी संस्कृत से निकली हुई है, तो क्लियर है ये। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट का 2 तरह से विभाजन करते हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट का जो उदाहरण है वह क्या है? चेरोफी। कौन सी भाषा है? चेरोफी। ठीक है। आंशिक प्रश्लिष्ट का जो उदाहरण है वह क्या है? बास्क। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो योगात्मक के 3 तरह से विभाजन हमने जो किए थे, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। क्या था? अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के कितने तरह से पुनः विभाजन हुए? 4 तरह से, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। अश्लिष्ट के 2 तरह से, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और प्रश्लिष्ट के 2 तरह से, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो जहाँ तक हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी समस्या है, जहाँ भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमें जितना आएगा, जितना मैंने समझा है वह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगली कक्षा में हम देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण को। ठीक है, धन्यवाद।